कक्षा 7 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा के अंतर्गत हम आज पाठ ले रहे हैं रेखा और कोण। रेखा व कोण के अंतर्गत रेखा के बारे में आप कक्षा 6 में भी कुछ पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद भी आ रहा होगा, जिसमें रेखा, रेखाखंड और किरण, इसकी चर्चा कक्षा 6 में हो चुकी है। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कोण। कोण में भी हम कुछ विशेष प्रकार के कोणों की अभी चर्चा कर रहे हैं। विशेष प्रकार के कोणों के अंतर्गत हम पहली चीज ले रहे हैं पूरक कोण, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंतर्गत दो कोण आते हैं। उन दो कोणों की विशेषता क्या होगी कि उनका योग हमेशा 90 अंश होगा, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, पूरक कोण होते हैं। इसको हम एक उदाहरण से अच्छा समझेंगे। जैसे हमने कहा कि 50 अंश व 40 अंश, ये दो कोण हमने लिए, एक 50 का और एक 40 का। इनका यदि हम योग करें, योग का अर्थ इनको जोड़ दें, यदि हम 50 धन 40 जो होगा 90, यानी 50 और 40 के कोण भी पूरक कोण हैं, क्योंकि इनका योग 90 अंश है। इसके अंतर्गत कुछ काम हम मौखिक भी कर सकते हैं। जैसे हम कहें 60 और 30 का कोण, 60 और 30 जोड़ के 90 आता है। 20 और 70 का कोण, 20 में 70 जोड़े तो वो भी 90 आता है। इस प्रकार के समस्त कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अब इसमें एक प्रश्न थोड़ा सा बदल के भी दिया जा सकता है। पूरक कोण के संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे हमसे पूछा गया कि 60 अंश के कोण का पूरक कोण क्या होगा। इसका अर्थ हमें यह पता है कि कोण तो पूरक कोण है। पूरक कोण का अर्थ होगा कि 60 अंश में कितना जोड़े कि 90 अंश प्राप्त हो जाए, क्योंकि दूसरा कोण इसका 60 में क्या जोड़े कि 90 होगा, इस प्रकार से निकलेगा। या इसको हम निकाल सकते हैं कि 90 में से 60 घटा के कितना आएगा। हम कह सकते हैं 60 में 30 जोड़े तो 90 होगा। तो 60 अंश के कोण का पूरक कोण क्या होगा? 60 अंश का पूरक कोण, पूरक कोण तो ये निकलेगा 90 अंश में से इसे घटाते, यानी 90 अंश ऋण 60 अंश जो आएगा 30 अंश, यानी कि 60 और 30 ये दो पूरक कोण के उदाहरण हैं। पूरक कोण के उपरांत हम अगला कोण लेते हैं संपूरक कोण, जिसे अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में भी दो कोण होते हैं, लेकिन ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है। पूरक में योग 90 अंश था, जबकि संपूरक में योग 180 अंश होता है। इसे भी अगर हम एक उदाहरण से समझें तो शायद बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम कहें कि 120 अंश व 60 अंश, 120 और 60 संपूरक कोण है। इनका ये हम योग निकालते हैं, 120 धन 60, 120 में हमने 60 जोड़ा तो हमें 180 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 120 व 60 अंश के कोण परस्पर संपूरक कोण होते हैं। संपूरक कोण के हम कुछ कोण और देख सकते हैं। जैसे 100 और 80 अंश का कोण संपूरक होगा, 90 अंश और 90 अंश के कोण संपूरक होंगे, यानी कि जितने भी दो कोण हों उनका योग 180 अंश होना चाहिए, संपूरक कोण होते हैं। अब इसमें एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 100 अंश के कोण का संपूरक कोण क्या होगा। यानी कोण हमको दिया है एक, और ये बताया गया है कि वो कोण संपूरक होने चाहिए। तो बात वही आएगी कि 100 अंश में कितना जोड़े कि 180 प्राप्त हो जाए। या इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं 180 में से 100 घटा के भी ये कोण प्राप्त हो सकता है। तो इसे हम इस प्रकार निकालेंगे कि 100 अंश का संपूरक कोण, तो 100 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? 180 में से 100 को हम घटा देंगे, जो हमें मिलेगा 80 अंश। तो हमने देखा कि 100 अंश का संपूरक कोण होगा 180 ऋण 100 जो होगा 80 अंश, यानी 100 और 80 अंश भी संपूरक कोण है, क्योंकि इनका योग 180 अंश है। तीसरा कोण हम पढ़ने जा रहे हैं वह है आसन्न कोण, जिसको हम अंग्रेजी में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। आसन्न कोण के अंतर्गत भी दो कोण आते हैं, लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जिसमें पहली विशेषता है जिनका शीर्ष सार्व हो, यानी जो अगर दो कोण है तो उनका शीर्ष एक ही होना चाहिए। दूसरी वह जिसकी एक भुजा सार्व हो, यानी दो कोण होंगे लेकिन उसकी एक भुजा ऐसी होगी जो दोनों कोणों में एक सी होगी। और तीसरा है दोनों कोण सार्वभुजा के दोनों ओर हों,
यानी कोण सारभुजा के दोनों ओर होना चाहिए। अभी इसको तुम एक उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। जैसे हमने मान लीजिए लिया एक कोण, ये मान लीजिए हमने एक कोण लिया, ये इसका शीर्ष है, ये इस कोण का शीर्ष है। यदि इस भुजा को सार बनाए, इस भुजा को हम सार माने और एक दूसरा कोण बना दें, यानी इसी भुजा के आधार मानते हुए एक कोण हमने और बना दिया, वो कोण ये आया, एक कोण ये आया, यानी ये दो कोण है। इसका शीर्ष सार्व है, शीर्ष दोनों कोणों का एक ही है, ये भुजा भी दोनों कोणों की एक ही है, ये भुजा सार्व है। और तीसरा कि दोनों कोण सार्व भुजा के दोनों ओर हैं। ये अगर सार्व भुजा है, यानी इसको अगर हम सभी चौक से भी कर दें सार्व भुजा को, सार्व भुजा के ये कोण दोनों ओर है, यानी एक कोण इस ओर है और दूसरा कोण इस ओर है, जो इस चित्र से स्पष्ट है। तो इसे हम कहेंगे कि ये आसन्न कोण है। यानी नाम दें, ये कोण एक दे दें, कोण दो दे दें, तो हम कहेंगे कोण एक और कोण दो परस्पर आसन्न कोण है। अब क्या हो कि यदि कोण इस प्रकार के हो, यदि ये कोण है और दूसरा कोण यदि ऐसे आए, इसे हम ध्यान से देखें, दो कोण ये हैं, इसमें एक भुजा सार्व है, ये भुजा का ये भाग सार्व है, इस भुजा के दोनों ओर कोण बने, एक कोण इस ओर बना है, एक कोण इस ओर बना है। लेकिन इसमें एक चीज है कि इसका शीर्ष सार्व नहीं है, इसका शीर्ष यहां पर है जबकि इसका शीर्ष यहां पर है, तो इसे हम कह देंगे कि यह आसन्न कोण नहीं है। इसके अतिरिक्त हम एक उदाहरण और लेते हैं जो शायद इसको और ज्यादा स्पष्ट कर देगा। मान लीजिए ये एक आधार है, एक कोण ये है, ये हमारे पास पूरा एक कोण है। यदि हम इस भुजा को सार बनाए, यानी इस भुजा के बाद हम दूसरा कोण बनाए, सार लेते हुए मान लीजिए हमने एक कोण ये बना दिया, यानी एक कोण ये है जो पूरा है, एक कोण सिर्फ यहां तक है। क्या ये दो कोण आसन्न होंगे? इसमें हमें एक चीज, अब हम तीसरा नियम देख रहे हैं, दोनों कोण सार्वभुजा के दोनों ओर होनी चाहिए। ये कोण तो दो हैं, लेकिन सार्वभुजा के दोनों ओर कोण नहीं है, बल्कि दोनों कोण सार्वभुजा के एक ही ओर है। दोनों कोण देख रहे हो सार्वभुजा के एक ही ओर को है, दोनों ओर को सार्वभुजा के कोण नहीं है। अब तो ये भी आसन्न कोण नहीं है। ये एक आसन्न कोण इसलिए है, अब हम इसे फिर से आते हैं कि इसका शीर्ष एक ही है, एक भुजा भी सार्व है और कोण इस सार्वभुजा के दोनों ओर, यानी एक कोण इस ओर है तो एक कोण इस ओर है, तो ये एक आसन्न कोण का उदाहरण हुआ। चौथे प्रकार का कोण हम देखते हैं जो होगा रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का पहला अक्षर है रैखिक, यानी एक रेखा। यदि ये एक रेखा है तो ये हम जानते हैं कि एक रेखा में 180 अंश का कोण बनता है, इसलिए 180 अंश के कोण को हम ऋजु कोण भी कहते हैं। तो ये एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर अगर कुछ कोण बने, जैसे मान लीजिए एक रेखा इस प्रकार से आई और इस रेखा ने यहां दो कोण बना दिए, एक कोण ये बनाया, दूसरा कोण ये बनाया, तो ये कोण भी परस्पर रैखिक युग्म होंगे। यदि हम इसे कोण एक कहें, इसे कोण दो कहें, तो कोण एक और कोण दो भी परस्पर रैखिक युग्म होंगे। अब रैखिक युग्म है तो रैखिक युग्म की ये विशेषता होनी चाहिए कि ये सीधी रेखा पर बने कोण है, तो कोण एक और कोण दो, यानी कोण एक और कोण दो दोनों का योग 180 अंश होगा, यानी कोण एक धन कोण दो बराबर 180 अंश। अब रैखिक युग्म में ये कहीं आवश्यक नहीं है कि दो ही कोण बने। रैखिक युग्म अगर ये एक सीधी रेखा है, यहां यदि तीन कोण भी बनाए जा सकते हैं, यदि हम इसे कोण एक कहें, इसे कोण दो कहें और कोण तीन कहें, इन तीनों कोणों का योग भी 180 अंश ही होगा, यानी कोण एक धन कोण दो धन कोण तीन बराबर 180 अंश। इस समय यह भी पता चलता है कि सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, और एक सभी कोण जो सीधी रेखा पर बने हैं वो रैखिक युग्म कहलाते हैं। अगले प्रकार का कोण है शीर्षाभिमुख कोण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख को पहले हम इस शब्द को समझने का प्रयास करते हैं कि शीर्षाभिमुख का अर्थ क्या होता है। जैसे हमारे पास दो चौके हैं, एक पिंक कलर की और एक व्हाइट।
इनको अगर हम परस्पर ऐसे सामने लाएं तो हम कहेंगे कि इनके शीर्ष अभिमुख हैं, इनके शीर्ष अभिमुख हैं या ये शीर्षाभिमुख हैं। अब इस शीर्ष अभिमुख किसी भी दिशा से हो सकते हैं, ऐसे शीर्ष अभिमुख हो सकते हैं, ये ऐसे शीर्ष अभिमुख हो सकते हैं, ये ऐसे शीर्ष अभिमुख हो सकते हैं। अब इस शीर्ष अभिमुख शब्द का प्रयोग हम करते हैं ज्यामिति में, यानी शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट रही हैं, परस्पर एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही हैं, तो अगर हम कोणों को ध्यान से देखें तो इसमें चार कोण बन रहे हैं, जिसमें ये कोण और ये कोण, यदि हम इसको नाम 1 और 2 दें, कोण 1 और कोण 2, इसके साथ ही कोण 3 और कोण 4, जैसा अभी बताया था कि ये शीर्षाभिमुख होंगे, इनके शीर्ष अभिमुख हैं 1 और 2 के और 3 और 4 के। ये दो सीधी रेखाएं हैं तो उसमें शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण 2 व कोण 3 बराबर होगा कोण 4। तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर हैं। यदि ये कोण 40 अंश का होगा तो ये भी 40 अंश का होगा, ये 40 का है तो ये 140 का होगा, तो ये भी 140 अंश का ही कोण होगा। तो इस प्रकार के कोणों को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण।